आपने सुना होगा, ज्ञान ही शक्ति है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की दुनिया में ये कहावत सिर्फ एक कहावत नहीं, ये लिटरली जान बचाती है। ये कहानी है उन गुमनाम लोगों की जो सिर्फ जानकारी के दम पर हम सबकी, लाखों लोगों की सुरक्षा करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी RNW की, उसकी पूरी ओरिजिन स्टोरी की। सोचिए, एक ऐसी नौकरी जहां आप दुश्मन देश में अपनी जान दांव पर लगा देते हैं और इसके लिए आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता, कोई पहचान नहीं। ये उन गुमनाम हीरोज की कहानी है जो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करते हैं। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर ये एजेंसी बनी कैसे, इसके सबसे बड़े दांव क्या थे और कैसे इसने भारत की सुरक्षा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, हर बड़ी चीज की एक शुरुआत होती है, राइट? और RAW की कहानी वो शुरू होती है पिछली इंटेलिजेंस नाकामियों की राख से। जी हां, RAW को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर गलती हुई कहां थी। तो बात शुरू होती है ब्रिटिश राज से, जब ठगों और डकैतों पर नजर रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बना। यही डिपार्टमेंट धीरे धीरे बदला और 1906 तक इसका नाम हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी IB। आजादी के बाद IB को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, देश के अंदर और बाहर दोनों जगह खुफिया जानकारी जुटाने की। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, उनमें IB पूरी तरह से फेल हो गई। दुश्मन कब हमला करने वाला है, इसका वो अंदाजा ही नहीं लगा पाई और इसकी देश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन दो बड़ी नाकामियों के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी। भारत को एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी चाहिए थी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ बाहरी खतरों पर नजर रखना हो। और फिर 1968 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्पाई मास्टर RN काओ ने मिलकर एक नई एजेंसी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। फैसला हुआ कि अब IB सिर्फ देश के अंदर की सुरक्षा देखेगी और एक नई एजेंसी बनेगी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, जो सिर्फ बाहरी इंटेलिजेंस पर फोकस करेगी। और सबसे जरूरी बात, ये एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी। तो RAW बन तो गई, लेकिन बनते ही उसे अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। और RAW ने जो किया वो एक ऐसी कमाल की जवाबी कार्रवाई थी जिसने लिटरली साउथ एशिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक कश्मीरी आतंकवादी था, हाशिम कुरैशी, जिसे एक इंडियन प्लेन हाईजैक करने का ऑर्डर मिला, लेकिन भारतीय एजेंसीज ने उसे पकड़ लिया। अब यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। RN काओ ने एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने कुरैशी को डबल एजेंट बनने के लिए मना लिया। तो कुरैशी ने प्लान के मुताबिक प्लेन हाईजैक किया, लेकिन उस प्लेन में आम लोग नहीं बल्कि RNAW के एजेंट्स बैठे थे। वो प्लेन को लाहौर ले गया और वहां जाकर उसने सीधे सीधे पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की डिमांड रख दी। और कमाल की बात यह है कि भुट्टो मिलने आ भी गए। सोचिए, भुट्टो उस हाईजैकर से मिल रहे हैं और इस मुलाकात की तस्वीरें दुनिया भर में आग की तरह फैल गईं। भारत को बस इसी का इंतजार था। उसने इसे अपने ऊपर एक हमला बताया और बैम, पाकिस्तान के लिए अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया। इस एक चाल ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान से पूरी तरह काट दिया। और यही 1971 के युद्ध में भारत की जीत का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। 1971 की ये जीत तो जबरदस्त थी, लेकिन इस ऊंचाई के बाद रॉ ने एक बहुत ही मुश्किल दौर देखा। एक ऐसा दौर जब राजनीति ने इस एजेंसी को लगभग खत्म ही कर दिया था। हुआ ये कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उनके विरोधियों ने आरोप लगाया कि RNW का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। तो 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने RNW को इंदिरा गांधी की पर्सनल आर्मी की तरह देखा। नतीजा, एजेंसी का बजट बुरी तरह काट दिया गया, सारे ऑपरेशंस रोक दिए गए और इसके फाउंडर RN काओ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब सोचिए, एक तरफ भारत में RNW को कमजोर किया जा रहा था और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान चुपके चुपके अपना न्यूक्लियर बम बना रहा था। तो RNW के जो एजेंट्स पाकिस्तान में थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। एक ऐसी एजेंसी जो लगभग टूट चुकी है, वो भला कैसे पता लगाएगी कि एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है या नहीं, वो भी बिना अंदर घुसे? और इसका जवाब मिला एक नाई की दुकान में। जी हां, आपने सही सुना। एजेंट्स की चालाकी देखिए। उन्होंने उन नाई की दुकानों का पता लगाया जहां पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स बाल कटवाने जाते थे, और वहां से उन्होंने चुपके से उनके कटे हुए बाल इकट्ठा किए
और जांच के लिए भारत भेज दिए। उन बालों के टेस्ट से ये बात कंफर्म हो गई कि उनमें न्यूट्रिनो रेडिएशन था, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक पक्का सबूत था। और इसी दौरान पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर ही काम कर रहे एक एजेंट ने सिर्फ $10,000 में पूरे प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट्स बेचने की पेशकश की। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। और बात यही नहीं रुकी। इससे भी बुरा ये हुआ कि बाद में एक फ़ोन कॉल पे उन्होंने अनजाने में ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ये बता दिया कि भारत को उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता है। इस एक गलती की कीमत बहुत भारी पड़ी। पाकिस्तान ने RNW के उन सभी एजेंट्स को ढूंढ निकाला और उन्हें मार डाला। राजनीति के इस काले दौर के बाद रॉ ने फिर से खुद को खड़ा किया और अगले कुछ दशकों में एजेंसी ने एक तरफ एक शानदार कामयाबी देखी तो दूसरी तरफ एक ऐसी नाकामी जो आज भी याद की जाती है। ये बात है 1984 की। लंदन में RNAW के एजेंट्स को एक बहुत ज़रूरी खुफिया जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि पाकिस्तान एक यूरोपियन कंपनी से बहुत बड़ी मात्रा में हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री गियर खरीद रहा है। RNAW ने तुरंत मामला समझ लिया। उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की तैयारी। तो हमारे एजेंट्स ने उस कंपनी से कांटेक्ट किया और किसी तरह उस गियर की शिपमेंट में देरी करवा दी। इस देरी की वजह से इंडियन आर्मी को तैयारी का क्रूशियल टाइम मिल गया और नतीजा, भारत ने 300 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया और पाकिस्तानी सेना के पहुंचने से ठीक पहले सियाचिन को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जहां सियाचिन एक बड़ी कामयाबी थी, वहीं 1999 का कारगिल युद्ध एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी थी। ऐसा नहीं था कि वार्निंग्स नहीं थी। रॉ और दूसरी एजेंसियों को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, जैसे पाकिस्तान 500 हाई एल्टीट्यूड बूट्स खरीद रहा है, कारगिल के सामने नई तोपें लगा रहा है, नए बंकर्स बना रहा है। लेकिन इन सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया गया। एजेंसियों के बीच कोई तालमेल ही नहीं था और कोई भी इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देख ही नहीं पाया। और शायद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस सर्विलेंस प्लेन को कारगिल पर नज़र रखनी चाहिए थी, उसे उस नाजुक वक्त में एक कैबिनेट मिनिस्टर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए दे दिया गया था। जी हाँ, ये पूरी व्यवस्था की नाकामी का एक शर्मनाक उदाहरण था। एक ऐसी नाकामी जिसकी कीमत हमारे कई सैनिकों ने अपनी जान देकर चुकाई। कारगिल की ये नाकामी एक जोरदार वेकअप कॉल थी। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, ताकि ऐसी गलतियां फिर कभी न दोहराई जाएं। तो कारगिल युद्ध के बाद सरकार ने एक रिव्यू कमेटी बनाई और इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC। इसका एक ही मकसद था, ये पक्का करना कि सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां और सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तालमेल बिठाएं। अब जानकारी का फ्लो बिल्कुल बदल गया। इस नए सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले RAW, IB जैसी एजेंसियां कच्ची जानकारी इकट्ठा करती हैं। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के एक्सपर्ट्स उस डेटा को एनालाइज करते हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, जिसमें अलग अलग विभागों के हेड्स होते हैं, वो एक प्लान तैयार करते हैं। और आखिर में NSC और प्रधानमंत्री उस प्लान पर आखिरी फैसला लेते हैं। मतलब एक पूरा सिस्टम बनाया गया ताकि कोई भी जरूरी जानकारी बीच में कहीं खो ना जाए। तो RNW की कहानी नाकामियों से सीखने की कहानी है, शानदार जीत हासिल करने की कहानी है और हाँ, राजनीतिक दखलंदाजी से जूझने की भी कहानी है। ये उन गुमनाम लोगों की कहानी है जो अंधेरे में रहकर काम करते हैं ताकि हम सब रोशनी में रह सकें। लेकिन आज जब खतरे बदल गए हैं, साइबर थ्रेट्स हैं, डिसइंफॉर्मेशन है, तो सवाल यही उठता है कि ये सीक्रेट आर्किटेक्ट्स भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलेंगे।